अब ना अगला टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या टॉपिक है बताओ? कितने लोगों को कॉम्पोजिट फंक्शन आता है? हाथ उठाओ। कोई है? कोई नहीं? कोई बात। देखो ध्यान से एक दो बात को देखो। सबसे पहले एक आदमी को घुरियाओ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर एक को घुरियाओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर एक को घुरियाओ साइन स्क्वायर एक्स, ये सपोज करो एच एक्स है आप। मैं हर केस में क्या है ना कि ये काम करूंगा, x इक्वल टू पाई बाई 4 रखूंगा हर एक में, ठीक है। इसमें रखूंगा पाई बाई 4 इक्वल टू क्या आएगा? साइन ऑफ पाई बाई 4। प्लीज ध्यान देना, कोई आलतू फालतू डाउट नहीं आना चाहिए मन में। ये क्लियर है? क्या आउटपुट आएगा बताओ? खुश हैं आप लोग? इसी को इसमें रखिए, बोलिए, मतलब चीखिए, चिल्लाइए। पाई स्क्वायर बाई 16 इसमें रखिए, साइन पाई बाई 4 का एक तरह से होल स्क्वायर होगा, बोलो क्या होगा? 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि हाफ। बात आया समझ? देखो मैं आज एक शब्द यूज करूंगा फंक्शंस के लिए, ऑपरेटर। देखो ध्यान से सोचने का ट्राई करो। आपके इस क्लासरूम के अंदर में एक लाइट दिख रहा है, आपको एक पंखा दिख रहा है, दोनों को हम इनपुट क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसका पर्पस है हवा देना, तो ये हवा दे रहा है आपको। उसका पर्पस है लाइट देना, तो वो क्या दे रहा है आपको? लाइट दे रहा है। कभी ऐसा थोड़ी हुआ कि मतलब वहां से हवा आ रहा और यहां से रोशनी आ रहा है? पर्पस डिवाइंड है। कोई चाइनीज माल के बारे में बात मत करो। सुनो ध्यान से सुनो, जो नॉर्मल बढ़िया बढ़िया सामान होता है ब्रांडेड क्वालिटी है सबका, तो उसमें पंखा पंखा होता है, लाइट लाइट होता है, ठीक। मल्टीपर्पज काम नहीं करता वो। ध्यान से सुनो, आगे बात सुनो। तो उसी तरीके से फंक्शन हमारे लिए एक ऑपरेटर है। आप देखो ध्यान से, ये सेम इनपुट जब मैं इसको दे रहा हूं तो ये हमको 1/√2 दे रहा है, क्योंकि इसका डेफिनेशन, इसका वर्किंग का तरीका अलग है। लेकिन वही पाई बाई 4 जब आप इसको दे रहे हो तो इसके वर्किंग के तरीके के हिसाब से ये क्या दे रहा है आपको? पाई स्क्वायर बाई 16 दे रहा है। और ये भी अपने वर्किंग के तरीके के हिसाब से आपको क्या दे रहा है? हाफ दे रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल फंक्शन और कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या अंतर है वो हम समझेंगे थोड़ी देर रुक के। सुनो पहले एक और बात सुनो, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। मैं अगर बोलूं कि इनको कंबाइन करके हमको नया फंक्शन चाहिए तो कुछ बेसिक बेसिक बात आप लोग बता सकते हो क्या? एक पॉसिबिलिटी है कि f प्लस जी कर लूं, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स अपने आप में एक फंक्शन था, एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन था। इनको जोड़ने पे हमको एक नया फंक्शन मिल गया जो उन दोनों से बना हुआ है लेकिन अलग है। इसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा, इसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से भी डिफरेंट होगा। फिर आप माइनस भी कर सकते हैं तो एक और नया फंक्शन मिल जाएगा। फिर आप क्या है कि इनटू भी कर सकते हैं, एक और फंक्शन मिल जाएगा। फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, एक और फंक्शन मिल जाएगा। क्या आप इसके अलावा कोई सजेशन दे सकते हैं? दे सकते हैं, सुनिए। अब क्या है, इनका कॉम्पोजिट बनाने का मतलब है, जैसे इसमें क्या है कि इस पार्ट को अगर आप देखोगे तो इस पार्ट पे ऑपरेटर कितना है ये बताओ, और कितना? टू, काउंटिंग में एक। ऑपरेटर कौन है उसका आंसर है साइन। ऑपरेटर कितना है उसका आंसर है एक। इस पार्ट में भी ऑपरेटर कितना है? एक। बात आ रहा है समझ? और इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे, जैसे इस एक्स पे ऑपरेटर तो एक ही रहेगा चाहे अपन कोई भी तरीके से कंबाइन करें। मैं अगर साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर भी कर दूं तो भी इस एक्स पे कितना ऑपरेटर लगा हुआ है? एक। और इस एक्स पे कितना ऑपरेटर लगा हुआ है? एक। लेकिन एक तरीका और सुनो, जब इनको हम एक के अंदर एक डालेंगे, सुनेंगे ध्यान से एकदम। सपोज करो एच एक्स इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ एक्स। ये प्लस नॉर्मल प्लस था, ये माइनस नॉर्मल माइनस था, इंटू नॉर्मल इंटू था, और डिवाइड भी नॉर्मल डिवाइड था। लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि f के अंदर वेरिएबल के जगह पे वेरिएबल मत रखो, फंक्शन रख दो। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि एक x एक वेरिएबल लेकिन एक से अधिक ऑपरेटर। एक वेरिएबल ऑपरेटर लेकिन एक से अधिक। आप जो भी इनपुट देंगे वो एक बार ऑपरेट नहीं होगा, एक से ज्यादा बार ऑपरेट होगा। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने ये रहा। सोचिए जब आप इसको पाई बाई 4 दिए एक ही झटके में 1/√2 आंसर।
इसको जब π/4 दिए एक ही झटके में π²/16 आंसर, लेकिन जब आप इसको π/4 दिए तो एक झटके में आंसर नहीं आया, तो पहले वो π/4 बना 1/√2, उसको फिर झटका लगा और फिर वो बना क्या, हाफ। तो ऐसे चीजों को बोला जाता है कॉम्पोजिट फंक्शन। जब आप एक वेरिएबल पे एक से ज्यादा ऑपरेटर लगाते हैं, कॉम्पोजिट का मतलब ये नहीं है कि sin x + x² कर दिया, यहां पे कॉम्पोजिट नहीं हुआ है। यहां कॉम्पोजिट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आज भी इस x पे एक ही ऑपरेटर है और इस x पे भी एक ही ऑपरेटर है। कॉम्पोजिट तभी होगा जब एक x होगा और एक से अधिक क्या होगा, ऑपरेटर। मिनिमम 2 ऑपरेटर होना चाहिए, उससे और ज्यादा भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? कॉम्पोजिट करने का 2 तरीका होता है। whenever you use a fx and a gx, you can combine them to form a composite function in 2 ways. One, you can go for FOG and another you can go for GOF. Is this thing clear? इसमें x रखने का मतलब, ध्यान से सुनिए, इसमें x रखने का मतलब है कि f के अंदर जहां पहले x आया करता था आज x नहीं आएगा, gx आएगा। ठीक है, इसमें x रखने का मतलब हुआ कि g के अंदर जहां पहले x आया करता था आज x नहीं आएगा, क्या आएगा, fx आएगा। और यहां पे अंडरस्टैंडिंग समझिए कि वेरिएबल 1 2 है, उस पे पहले f वर्कआउट करेगा और f जो भी आंसर देगा उस पे g वर्कआउट करेगा। मतलब एक वेरिएबल पे जब वर्कआउट एक से ज्यादा बार होगा वही कहलाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? कोई डाउट है? आज के बाद कभी भी नॉर्मल फंक्शन और कॉम्पोजिट फंक्शन को देखने में घबराओगे आप लोग? एकदम एक बार में क्लियर होना चाहिए। एक x उस पे एक से ज्यादा ऑपरेटर यदि हुआ, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग थिंग हुआ तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट। और एक x को आप जोड़ जोड़ के कितना बार भी लिखे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और लिख लूं प्लस log x भी लिख लूं, क्या ये कॉम्पोजिट होगा? अरे भैया क्यों नहीं होगा? हर x के करेस्पॉन्डिंग तो ऑपरेटर एक ही है। पहले वाले के पास में साइन है, दूसरे के पास में स्क्वायर है, तीसरे के पास में क्या है, लॉग है। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनो, ये तो हो गया कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है। फिर क्या है कि बहुत कहानी है इसके साथ रिलेटेड, 5-6 बात है, 15 मिनट है अपने पास, मैं सारा बता देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनो, सब करेंगे, ये सब बात करेंगे। सुनो, आप लोगों को कॉम्पोजिट बनाना समझ में आया कि नहीं है? आज के बाद में कोई फंक्शन को एक नजर एक टक देखो और देखते पता पड़े कि नहीं पड़े कॉम्पोजिट है कि नहीं, पता पड़ जाएगा आप लोगों को। अब कहानी सब ध्यान से सुनो, क्या होता है कॉम्पोजिट के अंदर में। जब कभी भी आप इनपुट, पहले तो मैं 2 वर्ड क्लियर करना चाहूंगा। FOG लिखते समय आई विल थिंक कि G इज इंटरनल एंड F इज एक्सटर्नल। बोलो हाँ सर। वाइल राइटिंग GOF आई विल थिंक F इज एंड G इज, कोई समस्या? सही है ये वाला। आगे कहानी सुनिए, हम जब कभी भी इनपुट देते हैं, हम जब कभी भी इनपुट देते हैं, वो इनपुट किसको मिलता है? बोलो इंटरनल को। किसको? किसको? इंटरनल उसको पहले अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है एंड जब वो वर्कआउट कर लेगा वो एक आंसर एक्सटर्नल को थमा देगा। बात को समझने की कोशिश करो। आप जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट डायरेक्टली एक्सटर्नल को नहीं मिलता है। बात आया समझ? आपका इनपुट किसको मिलेगा? इंटरनल को। और इंटरनल का आउटपुट किसको मिलेगा? एक्सटर्नल को। अब यहां एक झमेला है, इसको डिफाइन होने के लिए मैं एक बात लिखूंगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सुनो, रेंज, प्लीज ध्यान से सुनो, ऑफ इंटरनल मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटर्नल। बात को समझा नहीं आएगा मुझे मालूम है, टेंशन मत लो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। लॉग साइन एक्स, बताओ मत फिर उड़ जाएगा। लॉग क्या है बताओ? लॉग क्या है बताओ? अब मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 330 डिग्री रखो यहां पे, ठीक है? देखो क्या होगा, लॉग साइन 330, थोड़ा बुद्धि खर्चा करोगे तो साइन 360 माइनस 30, सब नौटंकी बचपन का याद करोगे तो माइनस साइन 30 और लॉग माइनस हाफ। ये है नॉन सेंस। सुनो, बात एकदम ध्यान से सुनो। जो आपने इनपुट डिसाइड किया उस इनपुट पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आया समझ? यही इनपुट डायरेक्टली अगर लॉग को मिल जाए, लॉग ऑफ 330, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, अच्छा चीज है, कुछ ना कुछ होगा, हमको नहीं मालूम अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब इस पर्टिकुलर इनपुट पे ना इस फंक्शन को दिक्कत है ना इस फंक्शन को दिक्कत है, लेकिन
इस पर्टिकुलर इनपुट पे इस प्रकार से कंपोजिट आप नहीं बना सकते हो। बात आया समझ? कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ फंक्शन नखरा वाला होता है जिनका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होता है कि वो सब कुछ नहीं खाएगा। बात आया समझ? कभी आप ऐसा करो कि उस लाइट का तार खोल लो, उसको एक गिलास दूध में घुसा दो, बोले तुम दूध पियो और दूध पी के हमको लाइट दो, देगा वो? अरे देगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए, वही इनपुट वो ले सकता है। वैसे ही कोई कोई फंक्शन का रेस्ट्रिक्टेड इनपुट होता है। आज लॉग के बारे में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? क्या था बताओ? नेगेटिव लेता है कि नहीं लेता? नहीं लेता है। तो क्या नेगेटिव चीज वो ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा। और वो अगर नेगेटिव नहीं ले पाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। अरे मिल रहा है, तो क्या ये डिफाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी बात को मैंने यहां लिखने का ट्राई किया कि जब कभी भी आप कोई कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, तो जो इंटरनल फंक्शन आपका है वो जो भी कुछ रेंज देगा ना, वो रेंज बाहर के फंक्शन में घुसने लायक होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा रेंज ऑफ इंटरनल मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटर्नल। आप जो भी देंगे वो कभी एक्सटर्नल को डायरेक्टली तो मिलने वाला नहीं है, वो मिलेगा इंटरनल को। इंटरनल लेकिन उसको ऑपरेट करके जो भी आउटपुट देगा ना, वो आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो बाहर वाले के अंदर जा सके, बाहर वाले को उससे प्रॉब्लम नहीं हो। उसी सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में आप इस टाइप के फंक्शन को डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे। ऑल्दो इंडिविजुअली दे विल बी डिफाइंड, लाइक यहां पे भी देख लो, इंडिविजुअली साइन इज डिफाइंड एट x equal to 330 and individually log is also defined at x equal to 330, but they are composite in this particular way, it is not defined. ये बात आप लोगों को समझ में आया? कभी भी कॉम्पोजिट डिफाइन करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या होगा बोलो? ऑपरेटर दो होना चाहिए, वो तो डेफिनेशन है उसका। कंडीशन बताओ पहला, इंटरनल का रेंज, इंटरनल का रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटर्नल, मतलब भीतर वाला जो निकालेगा वो बाहर वाला में घुसने लायक होना चाहिए। क्लियर हुआ? इसके अलावा एक आध बात और है, सुन। पहला बात, आप बाइजेक्टिव फंक्शन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? याद है आप लोगों को बाइजेक्टिव फंक्शन? अगर आप दो बाइजेक्टिव फंक्शन उठाते हैं, मान लीजिए कि जी भी बाइजेक्टिव है, एफ भी बाइजेक्टिव है, ठीक, और इनका आप कॉम्पोजिट करते हैं, क्या करते हैं? तो इनसे जो कॉम्पोजिट निकलेगा ना, आइदर वो जीओ एफ हो या वो एफ ओ जी हो, ये वाला चीज भी बाइजेक्टिव होगा। बात ध्यान से सुनना। इफ यू टेक टू इंडिविजुअली बाइजेक्टिव फंक्शंस and you combine them to form a composite function, then the composite function thus formed will also be bijective, but the converse is not true. से आपको कोई बता दे कि भाई देखो GOF जो है वो बाइजेक्टिव है, GOF क्या है, और आपको पूछे कि F और G के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, तो आप इन दोनों को बाइजेक्टिव डिक्लेयर नहीं कर सकते। बात आया समझ? अगर ये लोग बाइजेक्टिव था तो इनका कॉम्पोजिट बाइजेक्टिव होगा, लेकिन अगर कॉम्पोजिट बाइजेक्टिव है तो इंडिविजुअली ये लोग बाइजेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि अगर ये बाइजेक्टिव है, ध्यान देना, तो F पक्का 1-1 होगा और G पक्का ऑन 2 होगा। ये देखो, ये बात बस फैक्ट की तरह याद रखो, ठीक है? दोहराता हूं मैं और एक बार। If F and G both are bijective, then FOG and GOF both will be bijective. But if GOF is bijective, then internal must be 1-1 and external must be on 2. अगर कोई बोले कि FOG bijective है, मतलब क्या समझोगे? F on 2 होगा। अच्छा, अब एक बढ़िया बात सुनो। Say F is defined from A to B and G is defined from C to D. ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। FOG कब डिफाइन होगा? ये वाला कंडीशन लगाने का ट्राई करो। मेरे हिसाब से D सबसेट A। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा? सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? रेंज ऑफ इंटरनल। इंटरनल फंक्शन क्या है? उसका रेंज कहां से आएगा? ये वाला चीज। एक्सटर्नल क्या है? F। F का डोमेन क्या है? ये वाला चीज इसका सबसेट होना चाहिए, तब ये डिफाइंड होगा, है ना? अब सुनो, हर फंक्शन किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट पे डिफाइन होता है।
मतलब हर फंक्शन के पास एक डोमेन होता है और एक क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो एफओजी जो है भैया ये भी तो एक प्रकार से फंक्शन ही है, खाली इसमें स्पेशल क्या, ऑपरेटर दो है इसके पास, तो इसका भी कोई ना कोई डोमेन होगा और इसका भी कोई ना कोई कोडोमेन होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो एकदम ध्यान से सुनो और सोचो, जब कभी भी हम कॉम्पोजिट फंक्शन को इनपुट पकड़ाते हैं, जब कभी भी हम कॉम्पोजिट फंक्शन को इनपुट पकड़ाते हैं, वो इनपुट डायरेक्टली किसको मिलता है, एक्सटर्नल को कि इंटरनल को, किसको मिलता है? तो बस यही से हमको समझ में आया कि कॉम्पोजिट के डोमेन के लिए इंटरनल फंक्शन रेस्पॉन्सिबल होगा। बात आया समझ? Individually, if f is from a to b and g is from c to d, and if I am trying to form fog, it is quite obvious it will start from c. इंटरनल से ही डोमेन मिलेगा, क्योंकि जो भी हम देंगे वो हमेशा इंटरनल के पास जाएगा। बात आया समझ? और एक चीज सोचो, आपका जो फाइनल आंसर होता है उसके जस्ट पहले कौन ऑपरेट करता है, एक्सटर्नल। आपके फाइनल आंसर के जस्ट पहले कौन वर्कआउट करता है, एक्सटर्नल। तो आपके कोडोमेन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, एक्सटर्नल। मतलब इट विल बी अ फंक्शन फ्रॉम सी टू, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा है कि बुरा है, नहीं समझ में आता फिर इसको रट लो, उपाय नहीं है। सोचो थोड़ा सा जीओएफ के बारे में, एफओजी मैंने बता दिया, जीओएफ के बारे में पहले मुझे ये कंडीशन बताओ। सुनो आप लोग ना 10 सेकंड टाइम लो, कुछ लोग के लिए माथा पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, प्लीज टेक 10 सेकंड्स एंड थिंक एंड देन टेल। 10 सेकंड लो ले लो, कोई बात नहीं है। इसको पढ़ो, रेंज ऑफ इंटरनल, इंटरनल कौन है यहाँ पे, इंटरनल कौन है, एफ का रेंज कहां से आएगा, बी से। तो ये जो बी है ये होना चाहिए जी का, एक्सटर्नल का डोमेन। एक्सटर्नल का डोमेन क्या है, क्या ये सिंपल बात सबको क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन, ये चीज इसके अकॉर्डिंग कहां से कहां पे डिफाइन होगा, बोलो। अंदर वाले से मिलेगा डोमेन तो ए, और बाहर वाले से मिलेगा कोडोमेन तो डी। बात आया समझ, बात आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है? इसके देखो ज्यादा डीप परपंच में मत जाओ, आप तो सिंपल दो बात याद रखो कि हम जो भी देंगे वो अंदर वाले को मिलेगा, इसीलिए अंदर वाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेन, और हमको जो फाइनल आंसर है वो बाहर वाला देगा, इसीलिए बाहर वाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडोमेन। इज दिस थिंग क्लियर? थोड़ा क्लियर कि पूरा क्लियर? कितना बात कर लिए हम लोग? पहला बात हम लोग की है कि कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल एक से अधिक ऑपरेटर तो वो कहलाएगा कॉम्पोजिट। दो इंडिविजुअल फंक्शन यदि मेरे पास है तो कॉम्पोजिट हम बना कब पाएंगे, हम कॉम्पोजिट तब बना पाएंगे जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो कॉम्पोजिट आप नहीं बना पाओगे। कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए इंटरनल फंक्शन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो, एंड एक्सटर्नल, क्लियर है? और मैंने क्या क्या बताया आपको, ऑन टू इनटू वाला बात, कि अगर एफ जी दोनों बाइजेक्टिव है तो उनका कॉम्पोजिट भी बाइजेक्टिव होगा, लेकिन कॉम्पोजिट बाइजेक्टिव है तो अंदर वाला 1-1 और बाहर वाला ऑन टू। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअली दोनों 1-1 ऑन टू पूरा होगा। क्या यहां तक सब बात समझ में आया? एक आखिरी बात, जनरली एफओजी और जीओएफ इक्वल नहीं होता। दो अलग अलग फंक्शन को लेके जब आप एफओजी क्रिएट करेंगे और जीओएफ क्रिएट करेंगे तो उस समय में ऑब्वियसली आपको दो अलग अलग फंक्शन मिलेगा। क्या ये सारा बात क्लियर है? कॉम्पोजिट से रिलेटेड बस इतना ही बात था। देखो उस दिन मैंने बोला था आप लोग को कि 3 फंक्शन लिए थे हम लोग, एक लिए थे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा लिए थे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक अजीब सा आखिरी फंक्शन था हम लोग का एच एक्स इक्वल टू क्या था, साइन स्क्वायर एक्स। ये याद है आप लोग? और 3 इनपुट दिया गया था इसको। पहला इनपुट क्या था, एक्चुअली तीनों इनपुट सेम ही था। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना आया था, जोर से बोलो, 1/, दूसरा क्या आया था, पाई बाई 4 डालने पे पाई स्क्वायर बाय 16, और तीसरा क्या था, एच ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, और कितना आया था, हाफ। देखो पिछले क्लास बहुत चर्चा वर्चा किया था और फाइनल कंक्लूजन यही था
कि अगर कोई भी फंक्शन में एक वेरिएबल के ऊपर एक से अधिक ऑपरेटर होगा, क्या होगा? ऑपरेटर, तो वो कहलाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन। और अगर ऑपरेटर सिंगल है, भले आप उसको जोड़ जोड़ के उसमें 50 तो फंक्शन जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो मैं अगर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में बात करूं तो इसमें जोड़ तो दिया, लेकिन कोई फायदा होगा हमको? फायदा कुछ नहीं होगा हमको। अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब इसको जोड़ने के बाद जो फंक्शन निकल के आएगा, क्या आप उसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलेंगे? अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको कॉम्पोजिट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको कॉम्पोजिट बोलेंगे। अब यहां देखो, पिछले क्लास हम लोग ऐसा कुछ घटिया बात किए थे कि GOF और FOG डिफाइन करने के लिए सबसे पहला स्टार बात जो होता है वो होता है डोमेन ऑफ, अरे बोलो, ऑफ, सुनो बेहतर तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखो, रेंज ऑफ इंटरनल मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटर्नल। ये बात याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है, ये समझ में आ गया था ना आप लोग को? थोड़ा आया था कि बुरा आया था? अब देखो यहां पे ध्यान पूर्वक नोटिस करो, फंक्शन कितना ठू है? 2 ठू। इसको यदि मैं ध्यान से सोचूंगा तो ये बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इन दोनों के नजर से यदि देखें तो स्क्वायर फंक्शन बाहर लगा हुआ है और ये साइन फंक्शन अंदर लगा हुआ है। मतलब इसको बहुत ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये G ऑफ fx लिखा हुआ। बोलो हाँ सर। ये सबको समझ में आ रहा है? इस बात में कोई भी डाउट नहीं है आप लोग? थोड़ा सा भी डाउट नहीं है आप लोग? आगे चल सकते हैं। देखो इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस देखना है और सोचना है। आप सोचो यहाँ पे ये क्या है? साइन फंक्शन, और ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन भी है और साइन फंक्शन भी है। अंदर कौन सा लिखा हुआ है? साइन फंक्शन। बाहर कौन सा लिखा हुआ है? स्क्वायर फंक्शन। तो सोचो बाहर कौन जाएगा, अंदर कौन जाएगा? अंदर f जाएगा और बाहर कौन जाएगा? g जाएगा। तो FOG लिखा हुआ। बात आया समझ? फटाफट मुझे पॉइंट्स बताओ। नहीं लिखो मत, कुछ पॉइंट्स बताओ मुझे। पॉइंट्स क्या क्या था? पहला पॉइंट, कॉम्पोजिट विल बी डिफाइंड। पहले तो डिफाइन कब होगा? व्हेन रेंज ऑफ इंटरनल इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटर्नल। दूसरा बात, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब है कि मिनिमम 2 ऑपरेटर होना चाहिए। क्लियर है? कॉम्पोजिट भी किसी डोमेन से किसी कोडोमेन पे होगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डोमेन? इंटरनल। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडोमेन? एक्सटर्नल। क्लियर है सबको ये चीज? नेक्स्ट था 1-1 ऑन-टू का बात मैंने आप लोग को लास्ट क्लास बताया था कि अगर f और g दोनों इंडिविजुअली 1-1 एंड ऑन-टू दोनों रहेगा तो कॉम्पोजिट करने पे भी जो कॉम्पोजिट आएगा वो 1-1 एंड ऑन-टू रहेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि कॉम्पोजिट 1-1 ऑन-टू है तो हम क्या बोलेंगे? इंटरनल वाला 1-1 होना चाहिए और एक्सटर्नल वाला ऑन-टू होना चाहिए, और तो कोई बात नहीं बोल पाएंगे। और जनरली FOG और GOF इक्वल होता है कि अनइक्वल होता है? अनइक्वल होता है। फटाफट लिखो इन सब बातों को। लिखो, लेट f from A to B, f from A to B and G from B to C। नहीं B to C कर लो ताकि इजिली डिफाइन कर सके। G from B to C be any function, then we can define a new function, from A to C, given by ऐसा लिखूं, hx is equal to g of x is equal to g of fx। देखो बोर्ड पर देखो, ये एक नया फंक्शन है जो आप g और f के मदद से डिफाइन कर रहे हैं। इस फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें x रखने पे पहले वो x f को प्राप्त होगा और f जो आंसर देगा वो आंसर g को प्राप्त होगा और g जो आंसर देगा वो हमको प्राप्त होगा। बात आ रहा समझ? आगे चलिए। वी कैन डिफाइन अनदर फंक्शन। क्या लिखे हो बताओ तो एक बार। फ्रॉम A to C ना, इसमें ये क्या लिखे हो? f काट दो, ये f नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ g के लिए वो x होगा। वेरी गुड।
समझ में आ रहा है आप लोग को? कॉमा देके लिखो, दिस इज कॉल्ड composite function. This is called composite function of G and F. This is called composite function of G and F. Full stop. आगे लिखो, remarks. Number 1, composite can be defined only when लिखो, number 1, range of internal subset domain of external, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नंबर 2 लिखो, in composite functions the internal function is responsible for domain and the external function is responsible for codomain नेक्स्ट लिखो, हाँ, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोडोमेन। नेक्स्ट बात लिखो, जनरली GOF नॉट इक्वल टू FOG। जनरली GOF नॉट इक्वल टू FOG, क्या मतलब हुआ इसका? कि इससे जो मिलेगा और इससे जो मिलेगा वो अलग अलग फंक्शन होगा, सेम फंक्शन नहीं होगा जनरली, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस में हो भी सकता है। नीचे लिखो, इफ ये नया पॉइंट है, इफ F and G are bijective functions, if F and G are bijective functions, then their composite is also bijective, ठीक है। but the converse is not true, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if FOG is bijective, then G should be 1-1. If FOG is bijective, then G should be 1-1 and F should be onto, इसी में लिखो, that is the internal function must be 1-1 and the external function must be onto, internal function must be 1-1 and the external function must be onto, ठीक है। फिर नीचे एक चीज बनाओ, ये लिखो, बोर्ड पे देखो एक चीज, सपोज करो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है, और z इज इक्वल टू g ऑफ fx है, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक। f इज अ फंक्शन फ्रॉम से a टू b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c। इसको डायग्रामेटिकली बना लो ताकि मतलब घर पे डाउट नहीं आए। ये सपोज करो a, ये सपोज करो b और ये सपोज करो c। सबसे पहले इंटरनल फंक्शन किसको मान रहे हैं? f को। तो f यहां से यहां होगा और g कहां से कहां होगा? b से c पे g होगा, ठीक है। f में ये डोमेन की तरह बिहेव करेगा, इसमें क्या लेंगे x, f के तहत f किससे कनेक्ट करेगा इसको? y से। x विल बी कनेक्टेड विथ y अकॉर्डिंग टू दिस f, और ये y ही कुछ नहीं है, ये क्या है?
ये एफ एक्स है। और सुन लो यहाँ पे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, सपोज करो जेड आता है, ऑब्वियस सा बात है कि जी के लिए ये डोमेन की तरह बिहेव कर रहा है। जी में जब वाई रखते हो तो मान लो कि आपको जेड मिलता है, तो वाई से क्या मिल रहा है आपको, जेड मिल रहा है। और जेड बेसिकली क्या है, जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई है बेसिकली एक बार के लिए, और वाई खुद क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन जनरल वे में, ठीक है। कॉपी करो, पहले ऐसा लिखो जेड, जेड नहीं लिखो, लेट, लेट ये सब, फिर ये डायग्राम। क्वेश्चन हुआ पढ़ना। पहला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पर देखो, अपने को सबसे पहले बताओ एफ कहां से कहां डिफाइंड है। सब लोग बोर्ड पे देखो, 1 3 4 से 1 2 5 पे, और एफ कैसे डिफाइंड है, 1 2 3 5 4 1। सुनो बात ध्यान से सुनो, मुझे यदि एफ का डोमेन चाहिए तो मैं कहां देखूंगा, मैं यहां देखूंगा। मुझे एफ का कोडोमेन चाहिए, मैं कहां देखूंगा, मैं यहां देखूंगा। मुझे एफ का रेंज चाहिए, मैं कहां देखूंगा, मैं यहां देखूंगा। कभी यहां देख के रेंज नहीं मिलता, ये बात याद रखना। डोमेन देखना है ये देखोगे, कोडोमेन देखना है ये देखोगे, रेंज देखना है ऑर्डर्ड पेयर देखोगे। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा वही आपके लिए क्या होगा, रेंज। ये बात सबको समझ में आ रहा है। यहां से यदि मैं पूछूं कि डोमेन ऑफ एफ बताओ, क्या होगा, 1 3 4। क्लियर है सबको। कोई पूछे रेंज ऑफ एफ बताओ, क्या बोलोगे, एक्चुअली 2 5 1, ठीक। सिमिलरली जी कहां से कहां डिफाइंड है, बोलो 1 2 5 से 1 और 3 पे, वेरी गुड। और जी कैसे डिफाइंड है, 1 3 2 3 5 1, 1 3 2 3 5 1। फिर से मेरा सवाल, डोमेन कहां देखोगे, यहां, तो डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा, 1 2 5। सहमत हैं, वेरी गुड। रेंज ऑफ जी बोलिए 3,1 ही है, और कोडोमेन को पूछ ले 1,3। बात आया समझ। अब आपको बोला है कि फाइंड एफओजी एंड जीओएफ इफ दे एग्जिस्ट। पहले चलो एफओजी का बात करते हैं। सबसे पहला बात कि व्हेन विल एफओजी एग्जिस्ट, व्हेन रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। क्या ये बात सबको क्लियर है। सोचिए डी का, जी का रेंज क्या है 1 3, और एफ का डोमेन क्या है, तो क्या ये रेंज इसका सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम यहां बोलेंगे कि सिंस रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। हालांकि यहां पे ये देने का जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, डी में एक एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो बोलेंगे कि देयरफॉर एफ ओ जी विल बी या विल एग्जिस्ट। चलो कोई बात नहीं, विल एग्जिस्ट। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एफ ओ जी कहां से कहां डिफाइन होगा। एफ ओ जी विल बी डिफाइंड फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। व्हाट व्हाट, देखो कुछ नहीं, लंबा सांस लो, लंबा सांस लेके सोचो। जी का चाहिए डोमेन और एफ का चाहिए कोडोमेन। बोर्ड पे घुरियाओ और बताओ, जी का डोमेन 1 2 5, क्या सब लोग देख पा रहे हैं, और एफ का कोडोमेन 1 2 5। क्या सब लोग सहमत हैं, थोड़ा की पूरा। अब सुनो, अब ये एफओजी का डोमेन हो गया, मतलब एफओजी में इनपुट यहीं से रखा जाएगा और कोई नए जगह से नहीं रखा जाएगा। अब सुनो, एफओजी में मैं सबसे पहले रखता हूं पहला इनपुट 1। ये रखने का अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, एफ में जी का 1। अब जी में 1 रखने पे जी के डेफिनेशन को फोकस करो, क्या मिलता है 3, और एफ में 3 रखने पे क्या मिलता है 5। तो क्या मिला आपको 5, ठीक है। फिर सोचो और क्या रख सकते हो, तो एफ ओ जी ऑफ 2, एफ ऑफ जी ऑफ 2, और बोलो गुरो एफ ऑफ 3, और बोलो, समझ में आया। आखिरी बताओ एफ ऑफ जी ऑफ 5, बोलो एफ ऑफ जी ऑफ 5, 5 रखने पे 1, तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा बोलो। मतलब ये हुआ कि एफ ओ जी इज इक्वल टू, ध्यान पूर्वक सुनिए, नहीं नहीं नहीं, 1,5, अरे डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, और बोलिए 2,
5, ओके माय मिस्टेक। और बोलिए 5,2। देखो समझ में आया सबको? पहले सोचना है कि डिफाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो कहां से कहां होगा, फिर जहां से जहां होगा वो एफ और जी के अपने परिभाषा के हिसाब से निकाल लीजिए एक एक करके। क्या ये चीज क्लियर हुआ? सब लोग बोर्ड पे देखो, सुनो। मैं रेंज और कोडोमेन दो अलग अलग जगह से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे सपोज करो 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 मान लो कि इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो 7 रह सकता है वहां पे। कोडोमेन तो एक आध आदमी छूट ही सकता है ना। बात आ रहा समझ? अब देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। पता है फालतू में यदि करने का मन तो क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि बताइए एफओजी 1-1 है कि नहीं, बताइए एफओजी ऑन टू है कि नहीं। 1-1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। सुनिए सवाल क्लियर है कि नहीं है? सवाल क्लियर है कि नहीं? सवाल है कि एफओजी 1-1 है कि 1-1 नहीं है, और एफओजी ऑन टू है कि ऑन टू नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है? 2 to 5 मिला लेकिन दोनों के लिए इनपुट अलग अलग था, मतलब पक्का मैनी द वन हो रहा भाई। और ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू नहीं है बिकॉज इसका 1 यूज में नहीं आया। बात आ रहा समझ? क्या ये चीज अच्छा फीलिंग दे रहा है आप लोग को? थोड़ा की पूरा ये पार्ट डिक्टेट करो आप लोग, जोर से बोलो। सिंस डोमेन ऑफ आर सबसेट ऑफ रेंज ऑफ, गलत कर रहे हैं क्या? रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अच्छा यहां पे प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? देख लो, इम्प्रॉपर होगा शायद। सुनो ये रेंज, सुनो सुनो बात सुनो, ये रेंज क्या है? 1 to 5। ये डोमेन क्या है? तो प्रॉपर हुआ कि इम्प्रॉपर हुआ? तो भैया ये सिंबल देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। बात आया समझ? बात आया समझ? अगला स्टेटमेंट बोलिए। देयरफॉर GOF विल एग्जिस्ट। खुश हैं आप लोग? सहमत हैं आप लोग? चलिए आगे बताइए। GOF एग्जिस्ट तो करेगा कहां से कहां? अंदर वाले का यूज करेंगे डोमेन और बाहर वाले का यूज करेंगे कोडोमेन। बोलिए 1 3 4 और बोलिए 1 3। सहमत हैं आप लोग? थोड़ा की पूरा। अब चलिए धीरे धीरे रखेंगे। GOF में रखा 1 तो मीनिंग हुआ G ऑफ F ऑफ 1। F में देखिए 1 रख के क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो G को क्या मिला? और G2 को ऑपरेट कैसे करेगा? अरे बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या रखोगे? GOF ऑफ 3, फिर G ऑफ F ऑफ 3 रख के मिलेगा। तो G ऑफ 5 रख के मिलेगा। खुश हैं आप लोग? आखिरी बोलिए G ऑफ F ऑफ 4, G ऑफ F ऑफ 4। बोलो, धोखा मत दो। G ऑफ 1 फिर 3। अब फिर से सवाल, इज इट 1-1? इज इट ऑन टू? यस ऑन टू तो है, 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है? 3 आया 2 बार लेकिन इनपुट डिफरेंट। बात आया समझ? चीज पूरा क्लियर हुआ? छाप लीजिए। चीज ध्यान से सुने, मुझे मैं एक बार मेरे तरफ देखो। आइडेंटिटी फंक्शन, ये शब्द सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ? क्या मतलब था इसका? हाँ 1 का 1, फिर 2 का 2, फिर 3 का 3। मतलब ये कि जो घुसेगा वही निकलेगा। फिर बोलते हैं जो घुसेगा वही निकलेगा। अगर ऐसा कभी हुआ तो वो फंक्शन कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। प्लीज ध्यान से बोर्ड पे 2 मिनट देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बात लिखिए कि F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B एंड G इज डिफाइंड फ्रॉम B to A। ये बात मिसिंग है वहां से, ये बात आप लोग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B एंड G इज डिफाइंड फ्रॉम B to A, और उसके बाद जो भी है वो एज इट इज है। चलिए अब बोर्ड पे देखिए, ये लिखना हुआ। प्यारे विद्यार्थी बोर्ड पर देख लो एक बार। मुझे एक बात बताओ, FOG और GOF ऐसा देखने पे मन में किसका किसका ख्याल आता है? कहां से कहां? अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर, मतलब अकॉर्डिंग टू द अपर थिंग।
गला साफ करके बोलो, ये खुश और ये सहमत, कोई डाउट वाउट? अब सुनो बात, यदि ये आदमी सपोज करो आइडेंटिटी बन जाए, क्या बन जाए? अगर बन गया तो ऐसा है कि दिस इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम बी टू बी, और ये भी यदि आइडेंटिटी बन जाए तो इसका मतलब है आइडेंटिटी फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, क्लियर है? मैथमेटिक्स का आदमी लोग आजकल फैशनेबल भी होने लग गया। वो लोग सोचा कि इतना बड़ा क्या लिखेंगे, फैशन के टाइप से ऐसा लिख, फैशन में भी धोखा। आई भी, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? सहमत हैं आप लोग? तो आपको साबित करना है कि एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बी एंड जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए। तो पहले हम बोलेंगे कि देखो एफ ओ जी इज फ्रॉम बी टू बी एंड नेक्स्ट आई विल शो कि इट इज आइडेंटिटी एंड हेंस आई विल क्लेम कि इट इज आई बी। क्लियर है? और यहाँ पे जी ओ एफ को पहले बोलेंगे कि इट इज फ्रॉम ए टू ए, देन आई विल शो कि इट इज आइडेंटिटी एंड हेंस आई विल क्लेम इट इज इक्वल टू व्हाट? आई ए। समझ में आया? इस चीज को ही हम ये बोलते हैं और इस चीज को ही हम ये बोलते हैं। ठीक, बोलो। मतलब आइडेंटिटी मतलब कुछ नहीं, कोई भी ऐसा फंक्शन, मान लो कि h एक फंक्शन है जिसमें अगर x डालोगे तो x निकलेगा। आप h में y डालो, y निकलना चाहिए। आप h में हाथी डालो, हाथी, क्या निकलना चाहिए? हाथी निकलना चाहिए। हाथी डाल के घोड़ा निकला, गड़बड़। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लिखो, पहले लिखो सिंस, लिखो फटाफट लिखो, सिंस f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू a एंड g फ्रॉम b टू a, hence FOG from B to B, hence FOG from B to B, और नीचे लिखो and GOF from A to A। now एक हेडिंग लगाओ for FOG, for FOG, अंडरलाइन करो इसको और हाथ से कलम छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ देना, थोड़ा सा भी छू के भी मत रखना। सुनो, बोर्ड पे ध्यान से देखो, मुझे एफ का डेफिनेशन बतलाओ आप लोग। सुनो, अब बोलने का मौका मिला है, बोलो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, बेहतर। और जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 5x माइनस 7। पहले चर्चा किस पे कर रहे हो? एफओजी पे। किस पे कर रहे हो? पहला सवाल, एफओजी कहां से कहां है? अभी लिखाया है, कहां से कहां? बी टू बी। डोमेन कौन है? सुनो ध्यान से और देखो एकदम बढ़िया से। लेट x बिलोंग्स टू बी बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट। ठीक है, ये जो x उठाए ये कहां रखोगे? नहीं, FOG में रखोगे। ठीक है, और नौटंकी जब कंप्लीट होगा तो बाहर क्या निकलना चाहिए? यदि निकल गया तो काम खत्म। आओ मेहनत करें मिलके, ध्यान पूर्वक देखें। f ऑफ gx, बोलो हाँ सर। अब इसको घूरो और g का डेफिनेशन बोलो। f ऑफ 3x प्लस 4 5x माइनस 7। सुनो बात ध्यान से, यदि मैं पूछ लूं, कोई आपसे पूछ ले, f ऑफ 2 क्या होगा? 7 इंटू 2 प्लस 4, 5 इंटू 2 माइनस 3। कोई पूछे, अरे बताओ f ऑफ 3 क्या होगा? 7 इंटू 3 प्लस 4 बाई 5 इंटू 3 माइनस 3। बोलो हाँ सर। अब मैं पूछता हूं f ऑफ ये क्या होगा? हाँ, 7 इंटू नहीं, हाँ 7 इंटू 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 माइनस 7। बोलो हाँ सर। प्रिंटिंग एरर, ठीक, त्रुटि ठीक हो गया। लो अब ध्यान दो, एलसीएम मारो ऊपर, बोलो 21x
प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 बाई 5x माइनस 7। नीचे देखो, ध्यान से देखो, 15x प्लस 20 माइनस 15x माइनस नहीं प्लस 21 बाई 5x माइनस 7। बोलो हाँ सर। अब घूरना है बस, ऑब्जर्वेशन से आंसर आ जाएगा। 28 से 28 मरा, बोलो हाँ सर। 15 से 15 मरा, बोलो हाँ सर। 5x माइनस 7 से 5x माइनस 7 भी तो स्वाहा हो गया। ऊपर क्या बचा? 41x। नीचे क्या बचा? 41 कटा, क्या आया? हाथी डाला था और हाथी ही निकल गया। निकला कि नहीं? तो क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी। और एक बात, ये खुद कहां से कहां था? बी से बी, इसीलिए आइडेंटिटी कहां से कहां? बी से बी, इसीलिए ये किसके बराबर? आई बी। पल्ले बड़ा लिखो, लिखो लेट, ये काम करो, सुनो, जहां लिखा ना फॉर एफओजी, वहां ये बात भी लिख लो, फॉर एफओजी फ्रॉम बी टू बी। बाद में बोलने में आसानी होगा। फॉर एफओजी फ्रॉम बी टू बी, एरो बीच में ना होता है, ये यहां होता है। फॉर एफओजी फ्रॉम बी टू बी, नीचे लिखो लेट x बिलोंग्स टू बी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। अच्छा सुनो, ये x b से क्यों उठा रहे हो? ए पसंद क्यों नहीं आ रहा? जो डोमेन होता है उसी से उठाएंगे। गुड, चलते बनो। लेट x बिलोंग्स टू बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। नाउ में लिखो एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब बोर्ड से एग्जैक्टली छाप लो, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा आप लोग भी लिखो। सुनो, सेकेंड हाफ खुद कर लोगे, शुरुआत का। अच्छा इसमें पहले कंप्लीट तो करो, लिखो इसमें हेंस एफओजी इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, हेंस एफओजी इज अ आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफओजी इज इक्वल टू आई बी, एंड एफओजी इज इक्वल टू आई बी। आई बी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बी से बी पे है। नेक्स्ट सुनो, सेकेंड पार्ट खुद से कर लोगे, उसका शुरुआती एक दो लाइन में लिखा देता हूं। लिखो, पहले लिखो फॉर जीओएफ फ्रॉम ए टू ए, फॉर जीओएफ फ्रॉम ए टू ए। अच्छा इसमें पहला स्टेटमेंट आप लोग बोलो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। गुड, नीचे लिखो नाउ जीओएफ ऑफ एक्स, मतलब ऐसा, g में डाला f में डाला x, फिर g ऑफ एफ एक्स का डेफिनेशन यानी कि 7x प्लस 4 बटा 5x माइनस 3, और यानी कि 3 इंटू 3x नहीं 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 प्लस 4 बाई 5x माइनस 5 नहीं, 5 के जगह पे फिर से आ जाएगा 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 माइनस 7। ये छाप लो, सिंप्लीफिकेशन घर पे कर लेना, हो जाएगा ना आप लोग से।